दोस्तों, आपने वर्ड्सवर्थ की ओड टू ड्यूटी पोएम के बारे में ज़रूर सुना होगा। साथ ही कीट्स की 6 ग्रेट ओड्स के बारे में भी पढ़ा होगा, जैसे ओड टू अ नाइटिंगेल, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, ओड टू ऑटम एट्सेट्रा। तो आज हम समझेंगे कि ये ओड आखिर है क्या। दरअसल ओड पोइट्री की 10 मेजर फॉर्म्स में से एक है। ये एक लिटरेरी टर्म है। ओड शब्द ग्रीक के ओइड यानी OIDE ओइड से निकल करके बना है। और ग्रीक के ओइड शब्द का अर्थ होता है सॉन्ग, यानी कोई गाना। एक ऐसा सॉन्ग जो किसी समूह के द्वारा, छोटे या बड़े समूह के द्वारा, एक निश्चित व्यक्ति या किसी वस्तु या किसी स्थान या फिर विचार की तारीफ यानी प्रेज में गाया गया हो, उसे ओड कहते हैं। जब किसी पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट या आइडिया को ग्लोरीफाई करने के लिए एक लॉन्ग लिरिकल पोएम लिखी जाती है तो उसे ओड कहते हैं। ओड का ओरिजिन हालांकि ग्रीक लैंग्वेज से हुआ है, पर फिर इंग्लिश भाषा में भी बहुत सारे ओड्स लिखे गए हैं। इंग्लिश भाषा में अर्लीस्ट ओड्स लिखने का श्रेय एडमंड स्पेंसर को जाता है, जिन्होंने प्रोथैल्मियन और एपिथैल्मियन जैसी अर्लीस्ट इंग्लिश ओड्स लिखी। अब हम बात करते हैं कि ओड्स कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, ओड मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: पिंडारिक ओड, होरेशियन ओड और इर्रेगुलर ओड। इनमें से जो पिंडारिक ओड है इज़ द अर्लीस्ट और ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ओड। पिंडारिक ओड जो है सबसे पुराना ओड का फॉर्म है। द नेम पिंडारिक हैज़ बिन derived from the name of an ancient Greek poet named Pindar. These odes were highly musical and literally very formal. They were very formal in style. The structure was very formal. The lines, the length of the lines were very structured, and they never meant to be altered in any case. These talking about the structure of Pindaric odes, there were 3 stanzas in them, and the name of these stanzas were strophe, antistrophe and epode. So, for example, Ode to Autumn by John Keats is an example of Pindaric ode. And also the other ones written by William Wordsworth, such as Ode on Intimation of Immorality, is also a very good example of Pindaric ode. Now, talking about the next form of ode or the next type of ode is the Horatian ode. यह एक रोमन पोएट होरेस के नाम पर आधारित है। यह पिंडारिक ओड से अपेक्षाकृत लेस फॉर्मल होती है तथा इन्हें क्वार्ट्रेन्स और कपलेट के रूप में लिखा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो पिंडारिक ओड होती है उसमें स्ट्रक्चर कैसा होता है, 3 स्टैंजास का स्ट्रक्चर होता है। जबकि हमारी जो होरेशियन ओड होती है इसमें जो स्टैंजास का स्ट्रक्चर होता है वो या तो कपलेट होता है या तो क्वार्ट्रेन होता है। तो हमने अभी तक देखा कि जो हमारा पिंडारिक टाइप ऑफ ओड है और होरेशियन टाइप ऑफ ओड है, इन दोनों में ही स्ट्रक्चर को, एक हाईली स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, मतलब इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता है। जबकि अभी जब हम थर्ड ओड को समझेंगे, थर्ड टाइप ऑफ ओड को समझेंगे, तो उसमें देखेंगे कि ये दोनों पिंडारिक और होरेशियन ओड से वह तीसरा वाला जो टाइप है वो कैसे अलग है। तो अभी तक हमने समझा कि पिंडारिक और होरेशियन दोनों ही टाइप के ओड में एक निश्चित स्ट्रक्चर होता है। अब हम और जान लेते हैं कि ये जो होरेशियन टाइप के ओड होते हैं इसमें क्या होता है कि पोएट्स द्वारा अधिकतर किसी पर्सनल सब्जेक्ट पर या पर्सनल रिक्रिएशन या एन्जॉयमेंट के लिए ही ओड्स लिखी जाती थी। जबकि हम जानते हैं कि जो हमारी पिंडारिक ओड है वो बहुत ही फॉर्मल होती थी और ग्रुप्स में म्यूज़िकल रूप में गाई जाती थी और इनको किसी पब्लिक परफॉर्मेंस में यूज़ किया जाता था, विशेषकर इन द प्रेज ऑफ गॉड और इन सेलिब्रेशन ऑफ अ विक्ट्री इन अ वॉर, समथिंग लाइक दैट। बट होरेशियन ओड्स को पर्सनल रिक्रिएशन या एन्जॉयमेंट के लिए लिखा जाता था और इसका कोई पब्लिक परफॉर्मेंस नहीं होता था। जैसे कि ओड टू द कन्फेडरेट ऑफ द डेड, ये लिखी है एलन टेट ने और ये भी एक होरेशियन ओड का टाइप है। इसके बाद अब हम बात करेंगे इर्रेगुलर ओड्स की।
इर्रेगुलर ओड्स जो है इसमें सबसे बड़ा नाम आता है अब्राहम काउली का। एक्चुअली अब्राहम काउली ने पिंडारिक टाइप के ओड को ही इर्रेगुलर में बदल करके लिखा था, उसका स्ट्रक्चर बदल करके इर्रेगुलर कर दिया था, लेकिन उसकी प्रेरणा उन्हें पिंडारिक ओड से ही मिली थी। अब्राहम काउली के अलावा इसमें नाम आता है पीबी शेले का भी, क्योंकि पीबी शेले की ओड टू द वेस्ट विंड, जिसे हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं, हमने से बहुत लोगों ने पढ़ा भी है इसे, ये भी एक इर्रेगुलर ओड का ही टाइप है। इस ओड की क्या विशेषता होती है, वो ये है कि इन ओड्स में पिंडारिक और होरेशियन दोनों के ही स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं किया जाता। ना ही इसमें क्वार्ट्रेन और कपलेट्स के रूप में लिखा जाता है पोएम को, ना ही इसमें 3 स्टैंजाज होते हैं जैसे कि हमारे पिंडारिक ओड में होते हैं स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी और इपोड, ऐसा भी कुछ नहीं होता। इसमें क्या होता है, इसमें स्ट्रक्चर का कोई भी महत्व नहीं होता है। कभी 3 लाइन की पोएम भी लिखी जा सकती है, 5-5 लाइन में भी स्टैंजाज को डिवाइड किया जा सकता है, पर इसमें जो चीज़ स्ट्रिक्टली फॉलो की जाती है वो होता है इसका राइम, यानी इसमें पोएम में राइम को ज़्यादा महत्व दिया जाता है और राइम को फॉलो किया जाता है, जैसे कि ओड टू द वेस्ट विंड इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। इसके अलावा एक हमने लेस नोन, थोड़ा सा लेस फेमस एक पोएट के बारे में, हम जिसके बारे में थोड़ा कम जानते होंगे, उनका नाम है रॉबर्ट क्रीले। उनके द्वारा लिखी गई अमेरिका नाम की एक पोएम भी है जो कि बहुत फेमस है इस जॉनरा के लिए या इस सब जॉनरा के लिए, इर्रेगुलर ओड्स के लिए वो बहुत फेमस है, यानी उसमें इर्रेगुलर ओड के रूप में उसे लिखा गया है। इसके बाद अब हम बात ओड्स के प्रमुख फीचर्स की, यानी ओवरऑल ओड का क्या फीचर होता है, कैसे हम कहेंगे कि कोई पोएम एक ओड है। तो ओड इज़ अ लॉन्ग लिरिक पोएम और सॉन्ग विच इज़ इलेबोरेटेड इन स्टैंजाइक स्ट्रक्चर्स एंड ऑल्सो इट इज़ एलिवेटेड इन स्टाइल एंड सीरियस इन सब्जेक्ट मैटर। तो हमें अब ओड के स्ट्रक्चर के बारे में भी पता है, हमें ओड के टाइप्स के बारे में भी पता है, इसके फीचर्स के बारे में भी पता है। जो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ध्यान देने योग्य है वो ये है कि ओड में जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो सीरियस होता है। कभी किसी पर्सन के या फिर किसी आइडिया के या स्थान के या फिर किसी ऑब्जेक्ट के प्रेज में लिखा जाता है या उसे ग्लोरीफाई करने के लिए, या फिर किसी विक्ट्री को, किसी युद्ध में विक्ट्री को, या किसी देवी देवता के, भगवान की प्रेज में उसको लिखा जाता है। किसी भी चीज़ को और ज़्यादा सेलिब्रेट करने के लिए और ज़्यादा ग्लोरीफाई करने के लिए ही ओड्स लिखे जाते रहे हैं। अब दोस्तों ओड्स के कुछ फीचर ऐसे होते हैं जिसके माध्यम से हमें लगता है कि ये एपिक है, ये एपिक जैसा है, तो कभी कभी हम उसे मिस्टेक कर लेते हैं एपिक के रूप में। तो अब हम यहाँ पर समझेंगे कि ओड और एपिक में ऐसी क्या प्रमुख सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या प्रमुख डिफरेंसेस हैं जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा ही ये दोनों एक अलग अलग जॉनरा के रूप में हमें परिलक्षित होते हैं। तो सबसे पहले हम सिमिलैरिटी जान लेंगे कि बोथ ओड एंड एपिक आर सीरियस इन सब्जेक्ट मैटर, both are long narrative forms of poetry and both are elevated in style। तो ये इनकी कुछ similarities हैं। अब हम differences को जान लेंगे जो इन दोनों को अलग करते हैं। Epic tells a story of a heroic legend, whereas ode conveys the speaker's view about a person, place, thing or idea. Epic can be poetry or prose, but ode is always a lyrical poetry। तो अब हमने समझ लिया है कि ओड और एपिक में क्या प्रमुख डिफरेंसेस हैं। तो ये रहा हमारा एक और पोइट्री का फॉर्म। इसके अगले क्लास में हम पोइट्री के तीसरे फॉर्म के बारे में चर्चा करेंगे।